क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट करें। उपभोक्ता संरक्षण या कंज्यूमर प्रोटेक्शन। उपभोक्ता संरक्षण या कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो उपभोक्ताओं को सुरक्षित करना, उपभोक्ताओं को संरक्षण देना, क्योंकि सामान्यतः लोगों के द्वारा जो है वो ग्राहकों को जो है ठगा जाता है, दुकानदारों के द्वारा उनका शोषण किया जाता है। काफ़ी सारे काम ऐसे होते हैं जिससे कि ग्राहकों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो उनसे ग्राहकों को बचाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वो बनाया गया। जैसे कि हम ये बात करते हैं कि ग्राहकों को जो है सामान मिलावटी जो है बेचा जाता है दुकानदारों के द्वारा, कोई हेरा फेरी की जाती है, वस्तुओं में मिलावट कर देते हैं, या फिर वस्तुएं जो दी जाती हैं उनकी किस्म जो है, क्वालिटी जो है बहुत घटिया होती है, या फिर दुकानदार या कंपनी वाले झूठे विज्ञापन ये कर देते हैं, या फिर वस्तुओं को कम तोलते हैं दुकानदार, कम मापते हैं दुकानदार, या फिर अपनी दुकान में स्टॉक जमा करके रख लेते हैं और ग्राहकों को बोलते हैं कि भाई वस्तु नई है, पीछे से नहीं आ रही है, और आप अगर आपको ख़रीदनी है तो बहुत महंगी वस्तु जो है वो ख़रीदनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार से यदि दुकानदार करता है तो इससे ग्राहकों को नुकसान होता है। दुकानदार को तो फ़ायदा हो जाता है, मिलावट यदि करके ग्राहकों को नुकसान होता है। तो कहने का मतलब तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे कि ग्राहक और दुकानदार दोनों को ही फ़ायदा हो। जैसा कि दुकानदार अगर लाभ को बढ़ाना चाहता है तो वस्तु की किस्म को सुधारे, वस्तु की क्वालिटी अच्छी होगी तो ग्राहक खुद वस्तु को ख़रीदेंगे। मूल्यों में कमी कर सकता है तो खुद ग्राहक ज़्यादा वस्तु को ख़रीदेंगे। विज्ञापन करना है, ग्राहकों को आकर्षित करना है तो स्पष्ट और अच्छे विज्ञापन करें, सच बोलें उसमें। विज्ञापन के बाद यदि हम ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करते हैं तो उसके कारण भी ग्राहक जो है उससे आकर्षित होते हैं कि ये वस्तु बेचने के बाद भी ये कंपनी जो है काफ़ी ग्राहकों का ध्यान रखती है। तो ग्राहकों को शोषण से बचाने के लिए, दुकानदारों या कंपनियों के शोषण से बचाने के लिए एक अधिनियम बनाया गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो अभी हम देखने जा रहे हैं उपभोक्ता संरक्षण का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, क्यों इम्पॉर्टेंट है ये। तो पहला दिया गया उपभोक्ता के दृष्टिकोण से, फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, उपभोक्ता अनदेखी, कंज्यूमर इग्नोरेंस। सामान्यतः यदि कोई दुकानदार, कोई कंपनी वाले ग्राहकों को नुकसान पहुंचता है उनकी वस्तु से, या ध्यान नहीं देते, कोई प्रॉब्लम आ गई ग्राहक की, सुना नहीं, तो ग्राहक जो है वो चुपचाप रह जाते हैं, केस करने के लिए वो आगे नहीं जाते। तो उपभोक्ता ही कई बार अनदेखा कर जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, नहीं दे रहा तो रहने दो। सेकंड है असंगठित उपभोक्ता या अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स। इसका मतलब ये हुआ कि यदि सभी ग्राहक, एक एक दुकानदार यदि एक एक ग्राहक यदि दुकानदार के पास जाएगा कि भाई ये आपने ये सामान ख़राब है, तो दुकानदार उसको बोलेगा कि अब ये ख़राब है तो हम क्या करें, कंपनी की तरफ से ख़राब है। अगर हम अलग अलग जाते हैं तो दुकानदार हमारे को वापस कर देता है, हमारी बात को नहीं सुनता। पर यदि हम इकट्ठे होकर जाते हैं, ठीक है, तब फिर हमारी बात को दुकानदार या कंपनी वाला को सुनना ही होता है, सरकार को सुनना ही होता है, क्योंकि सभी ग्राहक अलग अलग हैं, अनऑर्गेनाइज्ड, असंगठित। असंगठित मतलब इकट्ठे नहीं हैं, तब फिर हम ठगे जाते हैं दुकानदारों के द्वारा। तीसरा, उपभोक्ता की अज्ञानता, इग्नोरेंस ऑफ द कंज्यूमर। ग्राहकों, अज्ञानता का मतलब उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं होता कि यदि कोई दुकानदार हमारी प्रॉब्लम को नहीं सुनता, कंपनी वाले हमारी बात को नहीं सुनते, तो हम कहाँ पर अपनी बात को रख सकते हैं, कहाँ पर केस कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है उपभोक्ता का बड़े पैमाने पर शोषण, वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंज्यूमर्स। बहुत बड़े पैमाने पर ग्राहकों का शोषण किया जाता है अलग अलग कंपनियों के द्वारा। जैसे कि वस्तुएं मिलावट कर दी जाती है, घटिया किस्म की वस्तुएं बेची जाती हैं, भ्रमपूर्ण झूठे विज्ञापन बेचे जाते हैं, कम तोला जाता है, वस्तुओं की बनावटी कमी पैदा कर दी जाती है लाभ कमाने के लिए। अगला है शोषण के विरुद्ध लाभ आवाज़ उठाना, टू रेज द वॉइस अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन। जब ग्राहकों को ज्ञान हो जाता है, पता चल जाता है कि वो क्या कर सकते हैं, कहाँ केस कर सकते हैं, तो उसके बाद वो आवाज़ उठाने में सक्षम हो जाते हैं। दूसरा जो है इसका महत्व, वो है व्यवसाय के दृष्टिकोण से, फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। पहला पॉइंट है इसमें व्यवसाय का दीर्घकालीन हित, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। हर एक बिजनेस ये चाहता है, हर एक व्यवसाय का मालिक ये चाहता है कि उसके जो ग्राहक हैं वो सेटिस्फाइड रहें, सारे ग्राहक उसके संतुष्ट रहें। यदि ऐसे उसके ग्राहक संतुष्ट रहेंगे, हम उनकी शिकायतों का समाधान करते रहेंगे, तो ग्राहक बहुत लंबे समय तक हमारे ग्राहक बने रहेंगे, हमारी बिक्री बढ़ेगी और दीर्घकाल तक बिक्री बढ़ेगी। सेकंड है व्यवसाय द्वारा समाज के साधनों का प्रयोग करना, बिजनेस यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेज। क्योंकि एक सामान्य सी बात यह है कि एक व्यवसाय, एक बिजनेस या कंपनी वाले जो होते हैं, उनको जो कच्चा माल आता है वो भी समाज से आता है। जो वर्कर आते हैं सामान को बनाने वाले, वो भी समाज से ही आते हैं।
और जो सामान हम बेचते हैं वो भी समाज को ही बेचते हैं, तो हम पूर्ण रूप से समाज पर निर्भर होते हैं, इसलिए हमारे को समाज का भी ध्यान रखना होगा। ठीक है। और इसलिए आवश्यक है कि ग्राहकों के हितों को ध्यान रखा जाए। थर्ड पॉइंट है सामाजिक उत्तरदायित्व, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। समाज के प्रति हमारी जिम्मेवारी है कि हमारे वर्कर जो है, हमारे जो कर्मचारी हैं वो संतुष्ट रहें, हमारे ग्राहक जो हैं वो संतुष्ट रहें, सप्लायर्स, पूर्तिकर्ता जिनसे हम सामान खरीद रहे हैं, जो हमारी आवश्यकता, कंपनी की आवश्यकताओं को जो पूरा कर रहे हैं, वो भी हमसे खुश रहें। हमारे कंपटीशन में जो कंपनियां हैं, दुकानें हैं, वो भी हमारे प्रतियोगिता में जो कंपनियां हैं वो भी सेटिस्फाई हमारी रहें, और सरकार भी हमसे संतुष्ट रहे। अगला है नैतिक औचित्य, मॉरल जस्टिफिकेशन। एक सामान्य सी बात है कि समाज में रहते हुए कुछ एक नैतिक जिम्मेवारी हमारी बनती है कि हम वस्तुओं में मिलावट ना करें, घटिया किस्म का सामान ना बेचें, झूठे विज्ञापन ना करें, जमाखोरी ना करें। जमाखोरी का मतलब होता है कि सामान हमने छुपा के दुकान में रख लिया और ये बोल रहे हैं कि भाई पीछे से सामान नहीं आ रहा, यदि आपको चाहिए तो बहुत महंगा मिलेगा। मुनाफाखोरी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लेना, या फिर कम नापना, कम तोलना। ये सारे काम जो है हमको नहीं करने चाहिए। पाँचों पॉइंट है सरकारी हस्तक्षेप, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ये चाहती है कि सरकार ज़्यादा बीच में ना इन्वॉल्व हो, इसलिए क्योंकि अगर हम गलत कार्य करेंगे, झूठा विज्ञापन करेंगे या हेरा फेरी करेंगे, तो फिर ग्राहक जाके शिकायत करेंगे सरकार से, और सरकार फिर आएगी और फिर हमारे ऊपर ज़्यादा कंट्रोल लगाया जाएगा, बार बार हमारे कंपनी को चेक किया जाएगा। तो हम भी नहीं चाहते कि कोई हमारी कंपनी को चेक करे, बार बार हमारे को परेशानी हो। सरकार के नियमों से हम बचना चाहते हैं, शांतिपूर्वक काम करना चाहते हैं, इसलिए कंपनी भी चाहती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बने। अगला हमारा उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता क्या है, नीड ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो पहला है संस्था के अधिक लाभ कमाने से इस उपभोक्ता का शोषण होता है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंज्यूमर बाय मेकिंग द एक्सेस प्रॉफिट बाय द कंपनी। यदि कंपनी बहुत ज़्यादा लाभ कमाती है तो इसका मतलब वो लाभ कहाँ से जा रहा है? लाभ तभी ज़्यादा होगा जब ग्राहकों से हम ज़्यादा पैसा वसूल करेंगे। तो कंपनी द्वारा लाभ कमाने से ग्राहकों का शोषण होता है, इसलिए भी हमारे को इस अधिनियम या कानून की आवश्यकता पड़ी। सेकंड है जब उपभोक्ता को चुकाए गए मूल्य के बराबर वस्तु नहीं मिलती, द कंज्यूमर डजंट गेट द गुड्स इक्वल टू द प्राइस पेड बाय हिम। जितना मूल्य ग्राहक ने चुकाया है उतनी वस्तु नहीं मिली, हमने वस्तु कम तोल के दी है उसको, तो भी ग्राहक को फिर सरकार की मदद लेनी पड़ती है अपने बचाव के लिए। थर्ड है वस्तुओं में मिलावट होना, अडल्ट्रेशन ऑफ द गुड्स। यदि मालिक जो हैं वो बीच में मिलावट कर देते हैं वस्तु की, तो भी फिर ग्राहक को शिकायत करनी पड़ती है कि भाई हमें प्योर चीज़ नहीं दे रही है कंपनी और मिलावट कर रही है, तो सरकार को बीच में आना पड़ता है। अगला पॉइंट है उपभोक्ता को न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो, न्यूज़ नेटवर्क इत्यादि से जागरूक करना। मेकिंग कंज्यूमर अवेयर बाय द रेडियो, टीवी एंड न्यूज़पेपर एट्सेट्रा। उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता क्या है? यही है कि ग्राहक को अपने अधिकारों के बारे में, अपनी वस्तु के बारे में, कंपनियों के बारे में जानकारी हो। तो उपभोक्ता को हम जागरूक करते हैं उसके अधिकारों के बारे में कि भाई आप सावधानी से खरीदो, ये करो, तो ये ठीक है। और अगर कोई आपके साथ समस्या है तो आप इस जगह पे शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगला है उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना, टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर इंटरेस्ट बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स। उपभोक्ता के हितों की रक्षा तभी हो सकती है जब हम जितना पैसा उससे ले रहे हैं उसके हिसाब से उसको अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं कंपनी जो है वो उपलब्ध करवाती है, और कम कीमत भी उससे कम लेती है। 6 पॉइंट है उपभोक्ता संगठनों का गठन करना, टू स्टार्ट द कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए, उनकी गाइडेंस के लिए, उनकी सहायता के लिए उपभोक्ता संगठन जो है वो तैयार किया जाए। संगठन का मतलब होता है जहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अगर ग्राहक आपस में इकट्ठे होकर कोई संस्था बना लेते हैं जो सभी ग्राहकों की तरफ से उनकी मदद के लिए जाएगी और सरकार को सूचित करेगी या केस करेगी, तो उसको उपभोक्ता संगठन कहा जाता है। सातवां पॉइंट है अच्छी किस्म की वस्तुएं उचित मूल्य पर देना, टू प्रोवाइड द क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट द रीजनेबल प्राइस। उद्देश्य यही होता है कि ग्राहकों को अच्छी किस्म की वस्तुएं मिलें और कम कीमत पर वस्तुएं मिलें, उसे बहुत ज़्यादा कीमत वस्तुओं की ना ली जाए। अगला है उपभोक्ता का वैधानिक और कानूनी संरक्षण। कानूनी रूप से ग्राहकों को संरक्षण या सुरक्षा दी गई है, उसके लिए काफ़ी सारे कानून बनाए गए हैं। तो कौन कौन से हैं पॉइंट वो देखें हम। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, जिसके बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ रहे हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसमें हम ग्राहकों को डिफेक्टिव गुड्स या ख़राब वस्तुओं से बचाते हैं। डिफेक्टिव सर्विसेज, अगर किसी ने अपनी सेवा जो है वो पूरी नहीं की है, उससे भी हम उसको सुरक्षित देते हैं। अनफेयर प्रैक्टिसेस, गलत तरीके से कोई दुकानदार जो है व्यवहार करता है, उससे भी हम ग्राहकों को सुरक्षित करते हैं।
अगला सेकंड है अनुबंध अधिनियम 1982, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1982। अनुबंध एग्रीमेंट समझौता होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, दो व्यक्तियों के बीच में समझौता हुआ और एक व्यक्ति ने उसे बीच में ही तोड़ दिया तो दूसरा व्यक्ति जो है उसके खिलाफ केस कर सकता है। थर्ड है वस्तु बिक्री अधिनियम 1930, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अगर जिन कंडीशन पर चीज़ें खरीदी गई थी उन कंडीशन के अनुसार वस्तुएं जो है विक्रयकर्ता नहीं बेच रहा है, उन शर्तों पर वस्तु विक्रयकर्ता जो है नहीं बेच रहा, बाद में उनको चेंज कर देता है और जैसे हमने बोला था वैसा नहीं करता दुकानदार, बाद में मुकर जाता है तो हम केस कर सकते हैं। अगला है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955। आवश्यक वस्तु एक्ट का, वस्तु अधिनियम का मतलब है जो आवश्यक वस्तु हैं, जैसे कि भोजन वगैरह चाहिए, कपड़ा चाहिए, ये सामान्य चीज़ें हैं जो हर एक व्यक्ति को मिलनी ही चाहिए, गरीब से गरीब व्यक्ति को उसका अधिकार है ये। तो यहाँ पर सरकार ये चीज़ ध्यान रखती है कि जो उत्पादन है वो भी पर्याप्त मात्रा में सरकार करवाती है, पूर्ति मतलब हर एक व्यक्ति को जितनी उसकी आवश्यकता है उसके अनुसार वो उतना सामान उसको मिलना ही चाहिए। उसके घर के समीप वस्तु जो है उतनी मात्रा में उस तक पहुँचाई जाए और जो उसका वस्तु का रेट है वो भी कंट्रोल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने देखा जो कोऑपरेटिव स्टोर्स होते हैं या जिन्हें हम बोलते हैं डिपो इत्यादि, उनमें सरकार के द्वारा जो होता है एक प्रतिबंधित मूल्य पर, फिक्स रेट पर, सस्ते रेट पर प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाने की प्रयास किया जाता है। पाँचवा पॉइंट है कृषि उत्पाद या श्रेणीयन व चिन्हयन अधिनियम 1937, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्किंग एक्ट हमारा आ जाएगा, मार्केटिंग की जगह मार्किंग कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें अब इसका मतलब क्या हुआ, कृषि उत्पाद मतलब जो खेती बाड़ी वाली चीज़ें होती हैं, खाने पे जो खेतों में चीज़ें पैदा होती हैं, उनकी क्वालिटीज़, उनके गुणों के आधार पर हमने उसको अलग अलग श्रेणी में बांट लिया, उसके ग्रेड हमने बना दिए और फिर हर ग्रेड की जो वस्तु उसके ऊपर विशेष चिन्ह या निशान लगा दिया। तो वस्तु जो है उसी क्वालिटी की होनी चाहिए, जैसे कि एग मार्क जो है एग्रीकल्चरल वस्तुओं के लिए लगाया जाता है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड ग्रेडिंग के लिए, ठीक है। खाने पीने की वस्तुएं जो किस खेतों में उगती हैं उसको बेचने के लिए, उसको ग्रेड बनाने के लिए, उगाने के लिए। 6 पॉइंट है खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट। खाद्य मिलावट, फूड अडल्ट्रेशन मतलब खाने पीने की जो वस्तुएं हैं अगर उसमें कोई मिलावट करता है विक्रेता या फिर कंपनी वाले, तो उनके खिलाफ जो है केस किया जा सकता है इस अधिनियम के अंतर्गत। उसके बाद है मापतौल मानक या बाट एवं माप पर माप अधिनियम 1976, स्टैंडर्ड ऑफ वेट्स एंड मायर एक्ट जो है। दुकानदार जो चीज़ें बेचते हैं उनको जो तोला जाता है, उनके जो मायरिंग वेट्स होते हैं जिनके के द्वारा उन्हें तोला जाता है, तो कहीं वो गलत तो नहीं है, उसको भी चेक किया जाता है। और अगर कोई कंपनी वाले वज़न ज़्यादा लिखा है और वस्तु जो है कम दे रहे हैं तो उनके खिलाफ़ जो है कम तोलने या कम मापने के लिए केस इस अधिनियम के अंतर्गत किया जा सकता है। 8वां पॉइंट हमारा है ट्रेडमार्क एक्ट 1999। हमने कोई एक अपनी कंपनी का एक वस्तु का एक विशेष नाम रखा और उसको बहुत ज़्यादा खर्चा, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके उसका विज्ञापन करके उसको बहुत मशहूर किया और उसके बाद में कोई और कंपनी उसका नाम, हमारा नाम प्रयोग करने लगती है तो फिर उसके खिलाफ़ केस किया जा सकता है ट्रेडमार्क एक्ट के अकॉर्डिंग। प्रतियोगिता अधिनियम 2002, कंपटीशन एक्ट जो है, इसमें अगर किसी और कंपनी को रोक रहे हैं हम प्रतियोगिता में लाने के लिए और हम ही रहना चाहते हैं तो हम केस कर सकते हैं। मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एक्ट जो है इसमें काम करता है। प्रतियोगिता में बाधा अगर कोई उत्पन्न करता है, कोई कंपनी प्रतियोगिता में बाधा उत्पन्न करती है तो हम उसके खिलाफ इस अधिनियम में केस कर सकते हैं। उसके बाद है भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट। इसमें क्या होता है कि जो वस्तुएं, मानक ब्यूरो का मतलब है कि वस्तुएं जो बनाई जाती हैं अलग अलग कंपनियों के द्वारा, उनमें क्वालिटी को चेक किया जाता है सरकार के द्वारा और जब वो वस्तु अच्छी क्वालिटी की पाई जाती है तो फिर उस वस्तु को एक विशेष चिन्ह दे दिया जाता है सरकार के द्वारा, ठीक है। तो जैसे कि ISI मार्क जो है वो, ISI का निशान बिजली के सामान के ऊपर दिया जाता है जब वो अच्छी क्वालिटी का पाया जाता है। FPO निशान जो है वो खाने पीने की वस्तुओं के लिए दिया जाता है, ठीक है। हॉल मार्क का निशान जो है गहने इत्यादि पर दिया जाता है।
तो इस प्रकार से कुछ एक निशान जो है सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, वो इस बात को साबित करते हैं कि कंपनी की वस्तु जो है अच्छी क्वालिटी की है, उसको चेक कर लिया गया। अगला है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की विशेषताएं क्या हैं, और उसमें पहला है मदों का फैलाव, कवरेज ऑफ द आइटम्स। सभी प्रकार की वस्तुएं, सभी प्रकार की सेवाएं जो हैं वो इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जो है कवर की जाती हैं। केवल वही वस्तुएं इसमें नहीं आती हैं जिसके लिए गवर्नमेंट ने स्पेशली ये बोल दिया कि ये वस्तु इस अधिनियम में नहीं आएगी, केवल वही वस्तु इससे बाहर होगी, अन्यथा सारी ही वस्तुएं इस अधिनियम के अंदर कवर की जाती हैं। सेकंड है क्षेत्र का फैलाव या कवरेज ऑफ द सेक्टर्स, चाहे हमारी कंपनी प्राइवेट सेक्टर की है, मतलब निजी कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, सार्वजनिक कंपनी है, सहकारी संस्था हमारी है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, सब प्रकार की कंपनियां जो हैं वो इस अधिनियम के अंतर्गत आती हैं। उनके द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुएं या सेवाएं इसके अंतर्गत आती हैं। थर्ड है प्रावधानों की क्षतिपूरक प्रकृति, कंपनसेटरी नेचर ऑफ द प्रोविज़न। ये कानून ये कहता है कि अगर किसी वस्तु को क्रय करने से किसी भी उपभोक्ता को हानि होती है तो कंपनी की जिम्मेवारी है कि उस हानि को वो पूरा करके देगी। तो क्षतिपूरक होता है क्षति को पूरा करना, कंपनसेटरी होता है हानि को पूरा करके देना। चौथा पॉइंट इसमें जो है प्रिंट में नहीं आया है, उसको नोट कर लें। उपभोक्ता अधिकारों का समूह, ग्रुप ऑफ कंज्यूमर राइट्स, नोट करें। चौथा पॉइंट है उपभोक्ता अधिकारों का समूह या फिर ग्रुप ऑफ कंज्यूमर राइट्स। तो अधिकारों को एक समूह दिया गया कि वो सुरक्षा का अधिकार उनको है, सूचना का अधिकार उनको है। ये पॉइंट्स हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। उनको हर सुरक्षा वस्तु जो है वो सुरक्षित होनी चाहिए, उनको हर वस्तु के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए, वस्तु चुनने का अधिकार उनको है, अगर कोई शिकायत होती है तो उसके बारे में आगे बात करने का अधिकार है, एजुकेशन शिक्षा का अधिकार है, और यदि कोई हानि हो जाती है तो उपचार का अधिकार, मतलब उस हानि को पूरा करवाने का अधिकार भी उसको है।